इस कहानी की शुरुआत होती है ईयर 1981 में, जहां पर हमें दिखाई जाती है पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट रिमिका सेन। ये यहाँ पर एक डेथ वारंट साइन कर रही होती है इस पूरे शहर के सबसे बदनाम और सबसे खतरनाक माफिया के खिलाफ, जिसका नाम है रॉकी। अब क्या रॉकी इसके डेथ वारंट के अकॉर्डिंग मारा जाता है या नहीं, वो हमें इसके सेकंड पार्ट में पता चलेगा, जो कि अभी से ही 2 हफ्ते बाद में आने वाली है, यानी कि 16 जुलाई। वहीं पर कहानी शिफ्ट होती है प्रेजेंट टाइम में, जहां पर ईयर दिखाया जाता है 2018। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है एक न्यूज चैनल हेडक्वार्टर्स, जिसका नाम होता है न्यूज 24, और यहाँ पर इनकी मेन जर्नलिस्ट का नाम होता है दीपा हेगड़े, जिनके पास में किताब आई होती है, उसका नाम होता है एल्डोराडो। और वो कहती है कि आखिर गवर्नमेंट इस पूरी किताब को पब्लिश होने से क्यों रोक रही है और साथ ही इसकी सारी कॉपीज को क्यों जला दिया गया। तो वहां पर न्यूज 24 के ऑनर आकर उससे कहते हैं कि दीपा, मैं जानता हूं कि इस किताब को लिखने वाला जो लेखक है वो कोई पागल शख्स नहीं, वो अपने लिखे हुए हर एक शब्द को 100 बार सोचकर लिखता है। तो अगर उसने किताब लिखी होगी तो इसके पीछे जरूर कोई सच्ची कहानी होगी। तो दीपा कहती कि क्यों ना ये कहानी सीधा उसी के मुंह से सुनी जाए। और अब यहाँ पर बुलाया जाता है मिस्टर आनंद को, जो कि एल्डोराडो किताब के लेखक होते हैं। और वहां पर उनसे बातचीत करने के बाद में दीपा उनसे कहती है कि आखिर ऐसा क्या सच है जिसकी वजह से गवर्नमेंट इन सारी किताबों को पब्लिश नहीं होने देना चाहती और साथ ही इन सभी कॉपीज को आग लगा दी गई। तब वहां पर वो कहते हैं कि क्या तुमने कभी एल्डोराडो का नाम सुना है या फिर तुम्हें इसका मतलब पता है। तो दीपा कहती है कि हाँ, एल्डोराडो का मतलब होता है सोने का साम्राज्य। तो आनंद जी कहते हैं कि बस ये समझ लो कि ये कहानी भी एक सच्ची घटना पर आधारित है, जहां पर एक पूरे सोने के साम्राज्य से जुड़ी कहानी और साथ ही एक ऐसे शख्स से जुड़ी हुई कहानी है। तो दीपा कहती है कि आखिर मैं तुम्हारी बात का विश्वास क्यों करूं। तो आनंद जी उससे कहते हैं कि यहाँ से कर्नाटका में कोलार नाम का एक गांव है, वहां पर एक बियारा नाम का डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर तुम अगर जाओगे तो तुम्हें एक शिला मिलेगी, शक्ति शिला। ये उसी इंसान की मूर्ति है जो कि लोगों ने 35 फुट जमीन के नीचे गाड़ रखी है। अगर तुम्हें वो मिल जाए तो समझ लेना कि मेरी सारी बातें सच है और मैं झूठ नहीं बोल रहा। तो वहां पर दीपा अपनी पूरी टीम को बुलवाकर उस शक्ति शिला को ढूंढवाने के लिए हजारों करोड़ों खर्च कर देती है और कहती है कि उस शिला को मेरे सामने लेकर आओ, मैं बस ये देखना चाहती हूँ कि इस इंसान की बातों में सच्चाई है या नहीं। और इसके बाद में आनंद जी अपनी इस किताब के थ्रू उन कहानियों को सुनाना शुरू करते हैं जो कि उन्होंने सारी बातें इस किताब में लिखी होती है। यहाँ से कहानी पहुंचती है ईयर 1951 में, जहां पर एक ही दिन में 2 हादसे हुए थे। हादसा नंबर 1 वो पैदा हुआ जो इंसानी दुनिया का पूरा भविष्य ही बदलने वाला था। वहीं पर हादसा नंबर 2 कोलार डिस्ट्रिक्ट के बेरिया गांव के अंदर एक कुएं की खुदाई करते टाइम कुछ लोगों को कुछ चमकते हुए पत्थर मिले। तो जब उन चमकते पत्थरों की खोज करवाने के लिए वहां पर कुछ सरकारी अधिकारियों को बुलाया गया, तो वहां पर उस जगह का एक पावरफुल मैन यानी कि एक शक्तिशाली इंसान भी वहां पर पहुंचा। उसके पास में वहां की सत्ता का पूरा दम था और जब उसे पता चला कि वो पत्थर कोई आम पत्थर नहीं बल्कि सोने की चट्टान है, तो वो वहां पर मौजूद सारे अधिकारियों को जान से मरवा देता है और अब उस पूरी जगह को नाम दे देता है कोलार गोल्ड फील्ड यानी कि KGF। और अब उसे लाइमस्टोन कॉरपोरेशन के नाम से सरकार से 99 सालों के लिए लीज पर उठा लेता है। वहीं से अब कहानी 10 साल आगे बढ़ती है यानी कि 1961 में, जहां पर इस कहानी का मेन किरदार जिसका नाम था राजा कृष्णन अप्पा बैरिया, वो अपनी माँ के पास में आता है। वहीं पर नरेशन वॉइस में बताया जाता है कि 14 साल की उम्र में शादी करके 15वें साल में एक बच्चे को जन्म देने के बाद में अपने पति को खो देना किसी एक बड़ी मुसीबत से कम नहीं होती है। और यहीं पर हमें उसकी माँ की एक खराब हालत भी दिखाई जाती है जो कि अब कैंसर से जूझ रही होती है। राजा की माँ अपने बेटे को सिर्फ एक ही बात अपने आखिरी शब्दों में कहकर जाती है कि तुम कैसे भी जियो उससे फर्क नहीं पड़ता, मगर जब भी मरो तो कोई अमीर और ताकतवर इंसान बनकर ही मरना। और वहां पर राजा अपनी माँ से वादा करता है कि माँ, मैं एक बड़ा और अमीर इंसान बनूंगा। वहीं एक तरफ तो उसकी माँ की वहां पर डेथ हो जाती है और दूसरी तरफ अब वो कर्नाटका छोड़ देता है। वहीं पर उसे एक भिखारी मिलता है, तो वो उसे कहता है कि तुम मुझे उदास लग रहे हो, तुम चाहते क्या हो। तो वो लड़का कहता है कि मुझे पैसा चाहिए, मुझे एक बड़ा अमीर इंसान बनना है। तो वो भिखारी वहां पर रोड पे चलते एक इंसान का गला पकड़ लेता है और वो इंसान उसे नोटों में पैसे देकर वहां से भाग जाता है। तो भिखारी उसे एक बात कहता है कि हाथ से मांगने पर चिल्लर मिलते हैं और हाथ उठाने पर नोट मिलते हैं, यानी कि जिसके पास पावर है उसके पास में पैसा है।
और अब यही बात राजा के दिल में घर कर जाती है और वहीं से वो पहुंच जाता है मुंबई सपनों की नगरी में। स्टार्टिंग में उसके पास में कोई काम नहीं होता तो वो लोगों के जूते पॉलिश करता है। वहीं पर वहां मौजूद बच्चे उसे बताते हैं कि इस मुंबई का डॉन है शेट्टी, जिसके पास में हर कोई जाना चाहता है और हर कोई इसके साथ में काम करना चाहता है। शाम को घर लौटते वक्त वो सभी बच्चे जो जूते पॉलिश करते थे वो अपना पैसा असलम को आकर देते थे। तो वहां पर असलम का सेक्रेटरी असलम को कहता है कि यहाँ की पुलिस हमारे ऊपर आए दिन वसूली लगाते रहते हैं, तो अगर एक पुलिस वाले को सुलटा दें तो वो हमारे से वसूली का पैसा नहीं मांगेगा, लेकिन आखिर ये काम करेगा तो कौन। तो वहीं पर राजा अपना हाथ खड़ा करता है और कहता है कि ये काम तुम्हारे लिए मैं करूंगा। तो असलम उसे कहता है कि बड़ा नाम रख लेने से कोई बड़ा काम नहीं कर पाता, हमेशा बड़ा काम करने वाला ही अपना नाम कमा पाता है। और उस दिन से राजा का नाम हो जाता है रॉकी, और वो वहां पर मौजूद पुलिस वाले के सर पे खींच के बोतल मार देता है और वहीं पे पुलिस वाला उसे ढूंढने लगता है। तो रॉकी सोचता है कि अपन ने उसके सर पे मारा, लेकिन उसको तो अपन का नाम ही नहीं मालूम है, उसको अपन का नाम पता होना ही मांगता है। और वो सीधा जाकर उसके सर पे एक और बोतल खींच के मारता है और उसे कहता है कि मेरा नाम मत भूलियो, मेरा नाम है रॉकी। और वहीं से रॉकी की शुरुआत होती है। इस हादसे के बाद तो पुलिस रॉकी को कुत्ते की तरह ढूंढ रही होती है। तो असलम जाकर शेट्टी भाई से कहता है कि वो मेरा ही बच्चा था, मगर उसको मैंने पुलिस वाले को सिर्फ समझाने के लिए कहा था, उसको मैंने सर पर मारने के लिए नहीं कहा था। तो वो वहां पर उसके बेटे को छुड़वा कर लेकर आता है और कहता है कि तेरा लड़का है तो तू उसका ध्यान क्यों नहीं रखता। तब वहां पर रॉकी अपने मुंह से कहता है कि अगर गुंडा लोग को मारा तो पुलिस ढूंढती है, लेकिन अगर पुलिस को मारा तो तुम जैसा डॉन ढूंढता है। और जैसे ही शेट्टी उसका ये डायलॉग सुनता है तो उसे पता लगता है कि मर्द अब इस गैंग में आ चुका है और वो उसे अपने गैंग में शामिल कर लेता है। और यहीं से अब कहानी आगे बढ़ती है 1978 में, जहां पर हमें दिखाया जाता है कि सूर्यवर्धन को एक अटैक आ जाने की वजह से वो अब कोमा में चला जाता है। वहीं पर उसके अब 5 पिलर्स जो कि इस पूरे काम में उसका साथ निभाया करते थे। नंबर 1 पर था कमल, जो कि वारका के अंदर सोना पिघलाने का काम करता था और वहीं से पिघला सोना भारत के चारों कोनों ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ में जाया करता था। ईस्ट को संभाला करता था एंड्रयू, वहीं पर वेस्ट को संभाला करता था शेट्टी, जिसके अंडर मुंबई और गुजरात आया करते थे। वहीं पर नॉर्थ के अंदर हाथ पकड़ा हुआ था गुरु पांड्यन ने, जिसके पास में पॉलिटिकल सपोर्ट था। वहीं पर साउथ में था राजेंद्र देसाई, जिसकी बैंगलोर के अंदर काफी बड़ी टीम थी। जब ये बात उन 5 को पता चलती है कि सूर्यवर्धन को अटैक आया है तो इस साम्राज्य को कौन संभालेगा, और अब हर किसी की नजर नराची गोल्ड फील्ड पर थी। नराची का मतलब होता है सुनार का कांटा। नराची एक कन्नड़ वर्ड है, उसका हिंदी में मतलब होता है सुनार का कांटा, यानी कि तराजू के 2 पहलू, एक हल्का और एक भारी। अब यहाँ पर सूर्यवर्धन अपने बेटे गरुड़ा और साथ ही अपने छोटे भाई अधीरा को बुलाता है और अब उन दोनों में से उसे तय करना था कि आखिर मेरे बाद में मेरा ये साम्राज्य कौन संभालेगा। तब वहां पर सूर्यवर्धन अपने भाई अधीरा को बुलाता है और कहता है कि अधीरा, जिस तरीके से आज तक तुमने मेरी निस्वार्थ होकर सेवा करी है, मैं चाहता हूं कि अब से तुम मेरे बेटे गरुड़ा की भी इसी तरीके से सेवा करो। और अब वो अपना पूरा साम्राज्य गरुड़ा को दे देता है और यहीं से अब गरुड़ा और साथ ही अधीरा के बीच में तकरार शुरू हो जाती है। कभी अधीरा उसे मरवाने की कोशिश करता है तो कभी गरुड़ा, और इसके अंदर गरुड़ा पास हो जाता है और वो अधीरा को जान से मरवा देता है। मगर इनकी ये तकरार और इनकी ये प्रॉब्लम्स यहाँ पर खत्म कहाँ होने वाली थी। इनके सोने पर इस भारत से बाहर एक और शख्स की नजर थी, जिसका नाम था इनायत खलील, जो कि दुबई के अंदर बैठा था और वो भी ये सारा सोना पाना चाहता था। इसीलिए इनायत खलील मुंबई के डॉन शेट्टी के अगेंस्ट में जो एक और डॉन था जिसका नाम था दिलावर, उसके साथ में हाथ मिला लेता है और दिलावर को कहता है कि मैं दुबई से अपना सोना यहाँ मुंबई में भेज रहा हूँ, क्योंकि गोल्ड के भाव काफी बढ़े हुए हैं, तो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा गोल्ड पूरे मार्केट में फैला दो। मगर मुंबई जब शेट्टी की थी और शेट्टी के पास में रॉकी था तो उसका गोल्ड यहाँ पर कैसे बिकना था। इसी वजह से अब रॉकी वहां पर दिलावर के लोगों को कुत्ते की तरह पीटता है और पूरे रोड पर इतना मारता है कि वहां पर उसे बचाने के लिए जो भी आता है वो भी डर कर भागने लगता है और फाइनली उसकी बॉडी को उन्हीं दुबई से आने वाले जहाजों के सामने लटका देता है और कहता है कि जब तक मैं यहाँ पर हूँ मेरे अलावा यहाँ पर और कोई धंधा नहीं कर सकता। अभी इतनी बड़ी खबर आग की तरफ फैलने लगती है और अब ये बात पहुंच जाती है एंड्रयू तक और एंड्रयू आकर अब शेट्टी से मिलता है और कहता है कि मुझे रॉकी
रॉकी से मिलना है। रॉकी से मिलने के बाद में वो उसे एक काम देता है कि तुझे मेरे लिए बैंगलोर में आना पड़ेगा और तेरा काम मैं तुझे वहीं पर बताऊंगा। इसे देखकर जो लोग शेट्टी के कभी गुलाम हुआ करते थे, अब वो सारे लोग सर उठाकर सलाम करते हैं रॉकी को। और अब इसी के साथ ही रॉकी पहुंच जाता है बैंगलोर, जहां पर उसे रोड पर नाचती हुई एक लड़की मिलती है जो कि काफी याश होती है और इस बैंगलोर के सबसे बड़े माफिया की बेटी होती है जिसका नाम होता है रीना। उसे देखकर रॉकी का दिल उस पर आ जाता है और वो वहां पर मौजूद लोगों से काफी मारपीट करता है। ये बात जब कमल को पता लगती है कि रीना को किसी ने छेड़ा है क्योंकि वो उससे प्यार करता था, तो वो अपने गुंडे उसे पिटवाने के लिए भेजवा देता है। मगर रॉकी भी कहां पर कम था और वो उन सभी को ठोक बजाकर उसी का ही ड्राइवर बनकर गाड़ी में उसके साथ बैठकर वहां से निकल जाता है। और यहीं पर इस कहानी का मेरा सबसे फेवरेट मोमेंट आता है, जहां पर एक माँ अपने बच्चे के साथ में एक डबल रोटी के साथ रोड को क्रॉस कर रही होती है, मगर किसी के वहां पर हॉर्न बजा देने की वजह से उसकी डबल रोटी यानी कि ब्रेड वहीं जमीन पर गिर जाती है और वो भूखी माँ अपने बेचारे बच्चे को लेकर उस ब्रेड के टुकड़े की ओर जाने लगती है। मगर हर कोई रोड से गुजर रहा होता है, इस वजह से वो उस टुकड़े को उठा नहीं पाती और ये सारा वाकया रॉकी वहां पर बैठा देख रहा होता है। और तब वहां पर रॉकी अपनी कार से गन नीचे करता है तो जो भी लोग वहां पर चल रहे होते हैं वो सब कुछ वहां पर रुक जाते हैं। ये सारा वाकया वहां पर बैठी रीना भी देख रही होती है। इसके बाद में रॉकी गाड़ी से उतरकर उस माँ के पास में आकर उसे वो डबल रोटी देता है और कहता है कि मैं जानता हूं कि भूख की क्या कीमत होती है, क्योंकि किसी वक्त मैंने भी इसी भूख का सामना किया है। मगर तुम्हें इन लोगों से लड़ना होगा, अपने हक के लिए जीतना होगा। अगर तुम ये सब नहीं करोगे तो ये सब लोग तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेंगे। एंड पर्सनली गाइज, इस सीन से मैं काफी ज्यादा अटैच हूं। आप लोग भी मुझे जरूर बताइएगा कि आपका इस मूवी में सबसे फेवरेट मोमेंट कौन सा रहा है। मगर तभी रोड पर उसे वो ट्रक्स नजर आते हैं जिनके अंदर गोल्ड के बॉक्सेस थे। अब वो तो ये समझ रहा था कि शेट्टी के पास में जो माल आता है वो सीधा अफ्रीका से आता है, और जब वो उन डब्बों को खोलकर देखता है तो उसे पता चलता है कि ये सारा माल तो बैंगलोर से आ रहा है। इसका मतलब ये है कि शेट्टी का जो पूरा माल गोल्ड से आ रहा है वो अफ्रीका से नहीं बल्कि यहीं इंडिया में ही बनता है और यहीं पर ही फैलता है। तो आखिर इन सभी के पीछे है कौन, और ये गोल्ड का सारा माल एक्चुअल में है किसका? वो तो अभी तक ये सोच रहा था कि शेट्टी सबसे बड़ा गुंडा है, मगर अब उसकी नजरों में आ चुका था कि शेट्टी से भी बड़ा कोई ना कोई तो है जिसका ये सारा माल है। वहीं पर सीन शिफ्ट होता है शाम को, जहां पर अब रीना अपनी एक पार्टी में थी और वहां पर उसे छेड़ने के लिए वापस से रॉकी आ चुका होता है। मगर इस बार रीना अपनी पूरी तैयारी में थी और वो कमल को कॉल करके अपनी पूरी टीम को वहां पर बुला चुकी थी। तो वहां पर कमल उसे चैलेंज देता है कि ये पूरी टीम तेरे सामने है, बस इसे छू कर दिखा। अगर तूने इसे छू लिया तो ये तेरी, वरना तू यहाँ से गया। अब वहां पर सबसे पहले रॉकी उन सभी लोगों को देखकर वहां से पीछे हटने की कोशिश करता है तो हर कोई चिल्लाने लगता है, क्या हुआ, फट गई, जा रहे हैं यहाँ से। और थोड़ी ही देर के बाद में वो वहां पर लाकर एक पेट्रोल टैंकर को दीवार में ठोक देता है, जिसकी वजह से पूरी जमीन पर पेट्रोल फैल जाता है। और फिर जलाता है अपनी सिगरेट और उसके गाल पर हाथ रखने से पहले कहता है कि मर्द वो नहीं होता जो औरत को छूकर उसे अपने पास रख ले, मर्द वो होता है जो अकेला कर सभी को पेल कर निकल जाए। और वहां पर उसकी दिलेरी देखकर अब पहुंच जाता है राजेंद्र देसाई भी और कहता है कि ये वही बंदा है जिसको हमने गरुड़ा को मारने के लिए बुलाया है। कमल तू यहाँ से चला जा, हमें कुछ प्राइवेट बात करनी है। और अब सभी के बीच में एक प्राइवेट मीटिंग होती है जिसके अंदर वो चारों मिलकर गरुड़ा को जान से मरवाने की प्लानिंग करते हैं। तो वहां पर गुरु पांडियन कहता है कि गरुड़ा इतनी आसानी से नराची से बाहर नहीं आएगा, उसे बाहर बुलाने के लिए क्यों ना उसके पिता की एक प्रतिमा यानी कि एक बड़ा सा स्टैचू बनाया जाए। उनको सम्मान देने तो उसको नराची से बाहर आना ही पड़ेगा और वही मौका मिलेगा हमें उसे जान से मारने का। तो वहां पर रॉकी कहता है कि ठीक है, ये काम आपका मैं कर दूंगा, बस मुझे एक बंदूक आप कहीं से भी अरेंज करवा दीजिएगा। और अब वहीं से वो दिन आता है जब गरुड़ा की उन सभी लोगों के सामने एंट्री होती है। ये वो दिन था जहां पर उनके पिता सूर्यवर्धन की प्रतिमा अब सभी लोगों के सामने प्रदर्शित की जाने वाली थी। और वहीं से अब रॉकी भी तैयार था एक गन के साथ में गरुड़ा को जान से मारने के लिए। मगर ये सारी प्लानिंग, ये सारा सब कुछ तो ऑलरेडी गरुड़ा को मालूम था, क्योंकि उसके आदमी तो इन सभी पर ऑलरेडी नजर रखे हुए थे। और जब वो उस प्रतिमा से पर्दा हटाता है तो वो सूर्यवर्धन उसके पिता की नहीं बल्कि उसकी खुद की सबसे बड़ी मूर्ति होती है। और वो कहता है कि मेरे पिता ने इस साम्राज्य को बनाने के लिए तुम सब लोगों पर विश्वास किया, मगर मैं इससे भी बड़ा साम्राज्य बनाऊंगा। मैं चाहूं तो अभी भी तुम सभी लोगों को जान से मार सकता हूं, मगर मेरे पिता तुम्हारे ऊपर विश्वास करते हैं। इसलिए जिस दिन मेरे पिता यहाँ पर नहीं रहेंगे तो समझ
समझ लेना वही दिन तुम्हारा आखिरी दिन होगा। और यहाँ पर अब हर कोई यानी कि उन पांचों के दिल के अंदर ही डर बैठ जाता है कि न जाने अब सूर्यवर्धन कब भगवान को प्यारे और गरुड़ा हमारे ऊपर बरस पड़ेगा। मगर तभी वहां पर रॉकी हाथ उठाता और कहता है कि तुमने मुझे जिस काम के लिए यहाँ बैंगलोर बुलाया है उस काम को करे बिना तो मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। तुमने मुझे गरुड़ा को मारने के लिए बुलाया था ना, तो समझ लेना कि अब उसका काम तो मैं ही तमाम करूंगा। और वहीं से अब वो नराची जाने का डिसाइड करता है। ये वो जगह थी जो कि किसी नर्क से कम नहीं थी। यहाँ पर जबरदस्ती गांव से लाकर लोगों को मजदूरी करवाई जाती थी। करीब 20,000 मजदूरों के ऊपर 400 वहां के सैनिक सिपाही मौजूद थे जो कि उनकी गलती करने पर उन्हें जान से मार दिया करते थे। दिन में 12 घंटे काम करवाया जाता था, जमीन में 900 फुट नीचे, वो भी उन लोगों के बीच में जो जानवर से कम नहीं थे, क्योंकि वो हर उस शख्स को मार दिया करते थे जो कि काम करने में अब कैपेबल नहीं होता था। और यहाँ पर सबसे बड़ी 3 मुश्किलें थी। सबसे पहली तो व्हाइट लाइन, दूसरी थी वहां का दरवाजा और तीसरी थी वहां का सैनिक अधिकारी जिसका नाम था वनराम। ये तीनों ही चीजें मौत से कम नहीं थी, क्योंकि जो व्हाइट लाइन को पार करता उसे भी जान से मार दिया जाता, अगर कोई दरवाजे से बाहर निकलता तो उसे भी जान से मार दिया जाता, और अगर कोई सैनिकों पर आंख उठाकर भी देखता तो उसे भी जान से मार दिया जाता। रॉकी के वहां पर आ जाने से मानो एक नई लहर सी दौड़ गई थी। वहां पर कुछ लोगों को तो ये लगता है कि ये हमारा मसीहा है और यही हमें यहाँ से निकालेगा। वहीं नराची लाइमस्टोन के थोड़ी ही दूर में अब सूर्यवर्धन का घर दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें दिखाई पड़ता है गरुड़ा, जो कि इतना क्रूर था कि उसके बारे में क्या ही कहा जाए। वहां पर वो कुछ बंदी बनाए हुए लोगों को अपने सामने लेकर आता है और उन्हें खाने के लिए भरपेट खाना देता है। तो वहीं पर उसका एक और भाई जिसका नाम होता है विराट, जो कि लंदन से पढ़ के जस्ट आया ही होता है, तो वो अपने सेक्रेटरी से पूछता है कि आखिर ये लोगों पर इतना कुर्बान क्यों रहा है, ये तो वो लोग थे जो कि गरुड़ा को मारने आए थे, तो ये इन्हें खिला पिला क्यों रहा है। तो वहां पर उसका सेक्रेटरी बताता है कि आने वाली काली माँ की पूजा पर वो बकरों को नहीं बल्कि इंसानों को हलाल करने वाला है। और ये बात सुनते ही विराट को काफी ज्यादा धक्का लगता है कि एक तरफ तो जो इंसान लोगों को खिला पिला रहा है, उनकी सेवा कर रहा है, वहीं वो अपना मतलब पूरा करते ही उन्हें जान से मार डालेगा। वहीं पर सीन शिफ्ट होता है केजीएफ में, जहां पर हमें दिखाया जाता है कि एक अंधा बूढ़ा भी होता है जो कि काफी टाइम से अंधा होता है, मगर वहां के सैनिकों को उसके बारे में पता नहीं होता। और गलती से एक दिन वो बूढ़ा इंसान वहां पर एक चट्टान से टकरा जाता है, तो वहां के सैनिकों को पता चल जाता है कि अंधा है, और वो उससे कहते हैं कि ये बुढ़ाऊ चल हमारे सामने आ और पगड़ी उतार उसे इस टोकरी में डाल, अगर तूने टोकरी में डाल दिया तो हम तुझे छोड़ देंगे, और अगर तू नहीं डाल पाया तो हम समझ जाएंगे कि तू हमारे किसी काम का नहीं है। और जो होना था वही होता है। वो अंधा बेचारा क्या जानता कि आखिर टोकरी कहाँ पर रखी, और गलती से उसकी पगड़ी जमीन पर गिर जाती है। इसी वजह से वहां पर उनका सैनिक जिसका नाम होता है रुग्गा, वो अब उसे पकड़कर मारने के लिए जमीन में अंडरग्राउंड ले जाता है। यहाँ पर रॉकी इतने सारे जुल्मों को देखकर अब इतना मजबूत हो चुका था कि वो जानता था कि अब वो इन गुनाहों को और नहीं सहेगा, और ये जो लोग हमारे ऊपर अत्याचार कर रहे हैं वो उन सभी का बदला लेगा। और वो अब लड़ने के लिए अपना हथौड़ा लेकर पहुंच जाता है सीधा रुग्गा को मारने के लिए, और वहां की लाइट्स बंद करके एक एक सैनिक को धड़ाधड़ पीटने लगता है, और वहां पर सभी को मारकर उन सभी लोगों के अंदर अपना एक दबदबा बना लेता है। क्योंकि उसकी माँ ने एक बात कही थी कि अगर तुम अकेले लोगों की हेल्प करने के लिए खड़े हो तो 1000 लोग तुम्हारी सहायता करेंगे, लेकिन अगर 1000 लोग तुम्हारी सहायता करेंगे तो समझ लेना कि पूरी दुनिया अब तुम्हारी सहायता करने के लिए सामने आएगी। और अब जो मौजूद केजीएफ में 20,000 मजदूर होते हैं वो उसके एक बार कहने पर जान तक देने के लिए तैयार थे। धीरे धीरे समय बढ़ता जाता है और अब वो दिन आता है जिस दिन काली माँ की पूजा होने वाली थी। और वहीं दूसरी ओर अब केजीएफ में मेंटेनेंस के रूम के थ्रू अब वहां रॉकी को पता चल चुका था कि कौन सी टनल में जाने से वो सीधा नराची के गरुड़ा वाले घर में पहुंच सकता है। एक तरफ तो गरुड़ा माँ काली की पूजा के लिए निकला होता है, वहीं पर उसका सैनिक वनराम पूरे घर के अंदर ढूंढ रहा होता है कि कहीं वो इंसान यहाँ पर तो नहीं आया जिसने हमारे बाकी के लोगों को जान से मारा है। यहाँ गरुड़ा अपने उन्हीं 3 लोगों को हलाल करने लगता है जिनकी बलि देने के लिए उसने पहले डिसाइड कर लिया होता है। मगर जैसे ही वो 2 लोगों को काटता है वहीं दूसरी ओर वनराम को पता चलता है कि तीसरा शख्स तो यहाँ नराची के अंदर मरा पड़ा है, तो आखिर वहां पर जो तीसरा शख्स है वो कौन है। और वो तीसरा शख्स और कोई नहीं बल्कि खुद रॉकी निकलता है, जो कि उसी की तलवार से उसका गला काट देता है। और यहीं पर नराची के मेन विलन का एंड होता है। अब एक तरफ तो वो 400 गार्ड्स जो कि चाहते तो बंदूक से उसे मार सकते थे, मगर जो 20,000 मजदूर अब उसके साथ थे उनकी वजह से वो 400 ऐसा नहीं कर पाते। और अब ये पूरा नराची यानी कि पूरा कोलार गोल्ड फील्ड
अब रॉकी का हो चुका था। और इसी के साथ इसका चैप्टर 1 यहीं पर खत्म होता है। वहीं हमें न्यूज 24 की बिल्डिंग में दिखाया जाता है कि आनंद जी अब दीपा को चैप्टर 2 से रिलेटेड कुछ और इंसिडेंट्स भी बताते हैं। एक इंसिडेंस वो होता है जहां पर पुलिस वाले रॉकी को पकड़कर एक थाने में ले आए होते हैं और कहते हैं कि आखिर तेरे पास गाड़ी चलाने का लाइसेंस है भी या नहीं। और अपने लाइसेंस को मंगवाने के लिए रॉकी वहां पर अपनी पूरी टीम और साथ ही काफी सारे हेलीकॉप्टर्स ले आता है। और जब वो उसे अपना लाइसेंस देता है और जब पुलिस वाला उसका लाइसेंस पर नाम पढ़ता है रॉकी, तो वो डर जाता है, उसके पैरों तले तो मानो जमीन खिसक जाती है। वहीं पर एक और सीन वो बताता है जहां पर सिर्फ और सिर्फ एक बंदूक की टेस्टिंग करने के लिए वो काफी सारे स्मगलर्स को पब के अंदर बंद कर उन पर शूट कर देता है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इसका चैप्टर 2 16 जुलाई को रिलीज होने वाला है, तो मैं उसका एक्सप्लेनेशन भी आपके सामने जल्दी पेश करूंगा। सो गाइज, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज मुझे लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर पहली बार इस चैनल पर आए तो इसे जरूर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। इसके बाद में मैं और भी बॉलीवुड की मूवीज और साथ ही आपकी डिमांड पर बताई गई मूवीज को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा और कंप्लीट मूवी एक्सपीरियंस को आपके सामने रखने की भी कोशिश करूंगा। सो अगेन गाइज, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।